हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में जो सल्तनत काल का समय था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच। ठीक है, इस समय के बीच सल्तनत काल में 5 वंशों का उदय हुआ, जिसमें से गुलाम वंश पहला है, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लास्ट आता है लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। ठीक है, सैयद वंश सल्तनत काल के क्रम में चौथा वंश आता है और इसका जो शासन काल है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, लगभग 37 वर्षों का एक छोटा सा शासन काल। ठीक है, सैयद वंश का कोई खास बड़ा शासनकाल नहीं रहा, लेकिन फिर भी एग्जाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश था। ठीक है, जो सैयद वंश था वो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला कौन सा वंश था? चौथा वंश। इससे पहले गुलाम वंश सबसे पहले था, उसके बाद खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश का अंत करके ही सैयद वंश की स्थापना हुई। आगे बात करते हैं, सैयद वंश का शासनकाल लगभग 37 वर्षों तक रहा। ठीक है, 1414 ईस्वी में तो इसकी शुरुआत हुई और 1451 ईस्वी में इसका अंत हुआ। अब यहाँ पर सैयद वंश के कुछ शासक दिए गए हैं, जिसमें से पहला आता है खिज्र खां। और खिज्र खां का जो शासनकाल है 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। ठीक है, खिज्र खां के बाद दूसरे शासक बने मुबारक शाह, और मुबारक शाह का जो शासनकाल है वो है 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक। अब मुबारक शाह के बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सैयद वंश का जो अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह, और इसका जो शासनकाल था 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, सैयद वंश का जो 37 वर्षों का शासनकाल रहा उसमें इन 4 शासकों ने शासन किया। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं इन शासकों के बारे में। सैयद वंश के अंतर्गत पहला शासक आता है खिज्र खां, और इसका जो शासनकाल था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। सैयद वंश के अंतर्गत जो पहला शासक आता है वो आता है खिज्र खां, और इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। पहला पॉइंट आता है इसमें, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। ठीक है, जो सैयद वंश का संस्थापक था वो कौन था? खिज्र खां था। और किस प्रकार से खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक बना, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा तुगलक वंश में चले जाते हैं। तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके शासनकाल में क्या होता है, 1398 ईस्वी में तैमूरलंग आक्रमण कर देता है, और इस आक्रमण में जो खिज्र खां है वो तैमूरलंग की सहायता करता है। तैमूरलंग के आक्रमण के भय से नसीरुद्दीन महमूद तुगलक क्या करता है, वहां से भाग जाता है। ठीक है, अब तैमूरलंग लगभग 15 दिनों तक वहां रहता है और लूटपाट करता है। ठीक है, उसके बाद जब वो वहां से वापस जाता है तो अपने जितने भी जीते हुए प्रदेश थे उनको खिज्र खां को सौंप देता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। लेकिन जब तैमूरलंग वापस चला जाता है तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक क्या करता है, अपने सेनापति मल्लू इकबाल की सहायता से क्या कर लेता है, खिज्र खां को हराकर फिर से दिल्ली की सत्ता को वापस हासिल कर लेता है। और कुछ समय बाद खिज्र खां क्या कर देता है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के सेनापति को मार देता है। अब नसीरुद्दीन महमूद तुगलक क्या करता है, जो अपनी सत्ता है उसको दौलत खां लोदी के हाथों में दे देता है। ठीक है, अब खिज्र खां भी कहाँ चुप रहने वाला था। खिज्र खां क्या करता है, 1413 ईस्वी में दिल्ली सत्ता को पाने के लिए क्या करता है, दौलत खां को मार देता है। ठीक है, दौलत खां को मार लेता है। तो इस प्रकार से जो तुगलक वंश था उसका अंत हो जाता है और खिज्र खां क्या कर लेता है, सैयद वंश की स्थापना कर देता है। इस चीज को आप अच्छे से समझे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जब अपनी सत्ता को दौलत खां लोदी के पास दे देता है तो उसके बाद खिज्र खां 1413 ईस्वी में दौलत खां लोदी को पराजित कर देता है और तुगलक वंश का अंत कर लेता है। तुगलक वंश के अंत के बाद ये सैयद वंश की स्थापना करता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, खिज्र खां 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार किया। जो खिज्र खां था उसने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार किया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें,
खिज़र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके अपने आप को रैयत-ए-आला की उपाधि से संतुष्ट रखा। ठीक है, जो खिज़र खान था उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, उसने कौन सी उपाधि ली? रैयत-ए-आला। अमूमन अभी तक हमने सल्तनत काल में पढ़ा है जो भी शासक बना उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया, लेकिन जो खिज़र खान था उसने अपने आप को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। अगला पॉइंट आता है इसमें, खिज़र खान ने अपने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जिन सिक्कों का प्रचलन तुगलक काल में भी था उन्हीं सिक्कों का प्रचलन खिज़र खान ने अपने शासनकाल में भी करवाया। ठीक है, ज़्यादातर हमने यही पढ़ा है कि जो भी शासक बनता था वो अपनी एक अलग मुद्रा को जारी करता था, लेकिन खिज़र खान ने क्या किया, जो सिक्के तुगलक काल से आ रहे थे जिनका प्रचलन तुगलक काल में भी था उसने उन्हीं सिक्कों का प्रचलन अपने शासनकाल के दौरान भी कराया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, खिज़र खान तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से वापस जाते समय तैमूरलंग ने खिज़र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने पहले भी बताया था 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ किसका शासन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का। ठीक है, वहाँ के कुछ प्रदेशों को जीतकर तैमूरलंग जब वापस जाता है तो उन जीते हुए प्रदेशों का सेनापति खिज़र खान को बना देता है। ठीक है, वह उन जीते हुए प्रदेशों को खिज़र खान को सौंप देता है और अपने आप वापस चला जाता है। अगला पॉइंट आता है इसमें, खिज़र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। अब देखो खिज़र खान स्वयं अपने आप को स्वतंत्र शासक नहीं समझता था, वो स्वयं को तैमूर का समकालीन समझता था, क्योंकि वह जिन प्रदेशों पर शासन कर रहा था उन प्रदेशों को तैमूरलंग ने जीता था और उनकी सत्ता किसको सौंपी थी? खिज़र खान को सौंपी थी। ठीक है, और इसीलिए तैमूरलंग क्या करता था? तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। ठीक है, आगे बात करते हैं, 20 मई 1421 ईस्वी में खिज़र खान की मृत्यु हो गई। कब? 20 मई 1421 ईस्वी में। तो इस प्रकार से सैयद वंश का जो प्रथम शासक था खिज़र खान, उसका शासनकाल समाप्त हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं, फरिश्ता ने खिज़र खान को एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया है। ठीक है, फरिश्ता कौन था? फरिश्ता एक इतिहासकार था, उसने खिज़र खान को क्या बताया? न्यायप्रिय एवं उदार शासक बताया। आगे बात करते हैं मुबारक शाह की। ठीक है, मुबारक शाह का जो शासनकाल रहा 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, खिज़र खान का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मुबारक शाह बना। ठीक है, जो मुबारक शाह था वो खिज़र खान का पुत्र था। अब मुबारक शाह ने शासक बनते ही स्वयं को क्या कर दिया? सुल्तान के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, जबकि इसके पिता खिज़र खान ने अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी, उसने स्वयं को रैयत-ए-आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखा था। लेकिन मुबारक शाह ने शासक बनते ही स्वयं को सुल्तान के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, अब मुबारक शाह ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ कार्य किए। पहला आता है इसमें, इसने क्या किया? शाह की उपाधि ली और इसके बाद अपने नाम के सिक्के जारी किए। अमूमन इतिहास में यही देखा गया कि जो भी शासक बनता था वो अपने नाम के सिक्के जारी करता था या अपनी मुद्रा का प्रचलन करता था। लेकिन इससे पहले हमने खिज़र खान के बारे में पढ़ा था। खिज़र खान ने अपने शासनकाल के दौरान जो तुगलक वंश के सिक्के मुद्राएं थी उन्हीं का प्रचलन करवाया और उसके बाद जब मुबारक शाह शासक बना तो इसने क्या किया? शाह की उपाधि ली और अपने नाम के सिक्के जारी किए। आगे बात करते हैं, मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर की स्थापना की। ठीक है, जो मुबारक शाह था उसने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर की स्थापना की। आगे बात करते हैं, मुबारक शाह के दरबार में प्रमुख विद्वान याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। कौन? याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। और इसने किस चीज़ की रचना की? इसने तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना की और इसी रचना में सैयद वंश का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारक शाह के वजीर सरवल उल मुल्क ने षड्यंत्र रचकर मुबारक शाह की हत्या की जब वह अपने नए नगर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था। अब देखो 19 फरवरी 1434 ईस्वी को क्या होता है? मुबारक शाह का जो वजीर था सरवल उल मुल्क, ये क्या करता है? षड्यंत्र रचता है और मुबारक शाह की हत्या कर देता है। और किस टाइम करता है? जब वह अपने नए नगर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो मुबारक शाह के बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। ठीक है, और इसका जो शासनकाल रहता है 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी उसका भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खां
मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली का शासक बना। अब देखो मुबारक शाह का भतीजा कौन था? मोहम्मद बिन फरीद खां था, ठीक है। लेकिन जब वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो किस नाम से बैठा? मोहम्मद शाह के नाम से बैठा। आगे बात करते हैं, मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था। शासन पर पूर्ण नियंत्रण उसके वजीर सरवल उल मुल्क का था। अब देखो 1434 ईस्वी में क्या होता है, जो वजीर सरवल उल मुल्क था वो षड्यंत्र के द्वारा क्या करता है? मुबारक शाह की हत्या कर देता है। और उसके बाद जो वजीर सरवर उल मुल्क तथा अन्य अमीर मिलकर क्या करते हैं? मोहम्मद शाह को शासन पर बिठाते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। वजीर सरवर उल मुल्क क्या करता है? 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर देता है षड्यंत्र के द्वारा, और उसके बाद मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाते हैं। और मोहम्मद शाह सिर्फ एक नाम मात्र का शासक था। शासन पर पूरा अधिकार किसका था? सरवर उल मुल्क का था। आगे बात करते हैं, मोहम्मद शाह ने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खान ए खाना की उपाधि दी थी, ठीक है। किस चीज की? खान ए खाना की उपाधि। आगे बात करते हैं, 1445 ईस्वी को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई थी। कब? 1445 ईस्वी को। अब आगे बात करते हैं सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की, ठीक है। इसका जो शासनकाल रहा 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। पहला पॉइंट आता है इसमें, मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी को शासक बना। अलाउद्दीन आलम शाह किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह का पुत्र था, ठीक है। और यह शासक कब बना? 1445 ईस्वी को। अगला पॉइंट आता है इसमें, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इस चीज को आप याद रखें, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने आलम शाह की उपाधि धारण कर सत्ता संभाली, ठीक है। जब इसने सत्ता संभाली तो कौन सी उपाधि धारण की? आलम शाह उपाधि धारण की, ठीक है। आगे बात करते हैं अब, आलम शाह कमजोर तथा अयोग्य शासक था, ठीक है। मोहम्मद शाह की तरह आलम शाह भी क्या था? कमजोर तथा अयोग्य शासक था। आगे बात करते हैं, आलम शाह ने अपने वजीर हमीद खां के घातक षड्यंत्रों की भनक पाकर दिल्ली को छोड़कर बदायूं चला गया था। अब देखो आलम शाह का वजीर कौन था? हमीद खां। और हमीद खां क्या कर रहा था? आलम शाह के प्रति षड्यंत्र कर रहा था, ठीक है। लेकिन आलम शाह को पता चल जाता है और इस भय से वो क्या कर लेता है? दिल्ली को छोड़ देता है और बदायूं चला जाता है। आगे बात करते हैं, 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने आलम शाह के वजीर हमीद खां का कत्ल कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। देखो आलम शाह तो पहले ही हमीद खां के भय से कहाँ चला जाता है? दिल्ली को छोड़कर बदायूं चला जाता है। और अब सत्ता का जो अधिकार रहता है वो किसके पास रहता है? हमीद खां के पास रहता है। 1451 ईस्वी में क्या होता है? बहलोल लोदी ने क्या किया? आलम शाह के वजीर हमीद खां को मार दिया, ठीक है। और इसके बाद उसने क्या कर दिया? दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। अब देखो बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के साथ साथ जो सैयद वंश था वो समाप्त हो गया और इसके बाद नए वंश की शुरुआत हुई, लोदी वंश की, ठीक है। 1476 ईस्वी में जो अलाउद्दीन आलम शाह था उसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1476 ईस्वी में। और कहाँ होती है? बदायूं में। क्योंकि जो अलाउद्दीन आलम शाह था वो तो पहले ही दिल्ली को छोड़कर कहाँ चला जाता है? बदायूं चला जाता है, ठीक है। तो इस कारण से उसकी मृत्यु कब होती है? 1476 ईस्वी में। और सैयद वंश का जो अंत माना जाता है वो 1451 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है, जब बहलोल लोदी ने आलम शाह के वजीर हमीद खां की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से सल्तनत काल के क्रम में जो चौथा वंश था सैयद वंश वो समाप्त होता है और इसके बाद होती है लोदी वंश की शुरुआत, ठीक है। लोदी वंश के बारे में हम अगली वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आज हमने क्या पढ़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सैयद वंश के बारे में सरल शब्दों से जानने का प्रयास किया और उसके बाद हमने विस्तार पूर्वक पॉइंट वाइज सैयद वंश के बारे में जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।